पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, उस स्टेट के बीच में कौन कौन सा रिलेशनशिप होता है उसको देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। उसके लिए हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम पढ़ेंगे। देखो, प्रोसेस स्टेट डायग्राम होता क्या है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम में जो हमने पढ़ा था, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट, वेट स्टेट, इन सभी चीजों का एक डायग्राम बनता है, ठीक ना। उस डायग्राम में क्या बोलते हैं कि किस स्टेट के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, किस स्टेट से किस स्टेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को हम इस डायग्राम से देखते हैं और सभी चीजों को हम लिखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो जो सबसे पहला आपके पास होता है, सबसे पहला जो स्टेट होता है, न्यू स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है, न्यू स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस क्या होता है, इस पे क्रिएशन होता है। किसी भी प्रोसेस का क्रिएशन होता है। किसी भी कंप्यूटर में अगर किसी एप्लीकेशन को आप खोलते हैं, कुछ भी उसके साथ करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोसेस का जो स्टेट बनता है उसको बोलते हैं न्यू स्टेट। हम इसके बारे में लिखते हुए चलते हैं और समझते हुए चलते हैं, धीरे धीरे अपना सारा काम करते चलेंगे, ठीक ना। तो हम न्यू स्टेट के बारे में लिख लेते हैं कि न्यू स्टेट होता क्या है, न्यू स्टेट, ठीक ना। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम, इसके बारे में बोल सकते हैं इनिशियली, इनिशियली process process will reside in न्यू स्टेट। जब कोई प्रोसेस बनता है तो न्यू स्टेट में जाता है। इट मीन्स, इट मीन्स process is, process is being created, मीन्स प्रोसेस अभी बन चुका। प्रोसेस बनने का मतलब क्या है कि आप कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज करते हो, कुछ भी यूज करते हो, जैसे क्लिक करते हो कंप्यूटर में, वो मेन मेमोरी में जाने के लिए तैयार होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको आपका न्यू स्टेट होता है, ठीक ना। अब देखिए, न्यू स्टेट के बाद आपका क्या होता है, न्यू स्टेट के बाद जैसे प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, क्रिएट होने के बाद रेडी स्टेट में जाता है। कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेसेस आ सकते हैं, ठीक ना। अब देखो, अगर रेडी स्टेट की बात करें तो रेडी स्टेट के बारे में क्या लिख सकते हैं, हम चीजों को लिखते हुए चलेंगे जिससे आपको नोट मिल जाए, और अगर एग्जाम में आप लिखना चाहें, समझना चाहें बाद में, तब भी आपको प्रॉफिट हो जाए, ठीक ना। अगर रेडी स्टेट की बात करें तो रेडी स्टेट के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, रेडी स्टेट के बारे में लिख सकते हैं, अभी लिखते हैं, रेडी स्टेट के बारे में लिख सकते हैं, इन रेडी स्टेट, इन रेडी स्टेट देयर कैन बी, देयर कैन बी मेनी प्रोसेसेस। मतलब आप एक साथ कई प्रोसेस पे अगर क्लिक कर देते हो होने के लिए, रन होने के लिए, तो कई प्रोसेसेस एक ही साथ रेडी स्टेट में हो सकते हैं। देखो, एंड वन बाई वन, वन वन, वन बाई वन प्रोसेसेस विल बी selected, one by one processes will be selected, and that will dispatched, dispatched to run state। मीन्स जैसे आपने प्रोसेस पे क्लिक किया, किसी प्रोसेस पे, तो प्रोसेस क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद वो प्रोसेस कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, और रेडी स्टेट से कोई भी प्रोसेस सेलेक्ट होने के बाद रन स्टेट में जाता है। रन स्टेट में क्या होता है, रन स्टेट में प्रोसेस आपका रन होता है। रन होने का मतलब क्या होता है, इस समय आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है, ठीक ना। अभी देखेंगे कि कैसे एक प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी में जाता है, रेडी से नहीं जाता है, कैसे जाता है, सब चीजों को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर आपको रन स्टेट के बारे में कुछ लिखना रहे तो रन स्टेट के बारे में क्या लिख सकते हैं, देखिए, रन स्टेट के बारे में देखिए, रन स्टेट, when process is in the running state, running state, it is occupied, it is occupied in the
सीपीयू। हमने बताया ना कि अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट में जाता है तो एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास सीपीयू के पास चला जाता है। अब देखिए, सीपीयू एक साथ में कितने प्रोसेस को कर सकता है? एक बार में सीपीयू हमेशा एक ही प्रोसेस को रन करता है, उससे ज्यादा आपका रन नहीं कर सकता है। ठीक ना? तो क्या बोल सकते हैं इसको? एट ए सिंगल टाइम, एट ए सिंगल टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन बी इन दी रन स्टेट। मतलब एक टाइम पे रन स्टेट में एक ही प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आपका रेडी स्टेट में मल्टीपल प्रोसेस हो सकता था, और रन स्टेट में आपका सिर्फ एक ही प्रोसेस एक टाइम पे रन स्टेट में हो सकता है। मतलब सीपीयू एक साथ एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है, मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ रन नहीं कर सकता। ठीक ना? यहां से प्रोसेस जो रेडी से रन पे जाता है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्पैच। मतलब एक अगर कोई रेडी से रन स्टेट में प्रोसेस जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डिस्पैच या डिस्पैचिंग आप बोल सकते हो। ठीक ना? अब इसके बाद अगर प्रोसेस रन स्टेट में जाता है तो रन स्टेट के बाद ये प्रोसेस क्या हो गया आपका? कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है? टर्मिनेट स्टेट हो जाता है। टर्मिनेट मतलब इसके बाद प्रोसेस आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक ना? अब देखिए, अब इसके बाद तो मेन खेला यहाँ होता है। मेन खेला कहाँ होता है? अगर कोई प्रोसेस रन स्टेट में है, उसको इनपुट आउटपुट की जरूरत है। इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो वो कहाँ जाएगा? इनपुट आउटपुट के लिए जाएगा। तो इनपुट आउटपुट में जाने के समय किसी भी प्रोसेस को सीपीयू में रहने की जरूरत तो नहीं है ना? तो सीपीयू में रहने की जरूरत नहीं है, तो उस समय प्रोसेस आपका वेट स्टेट में जाता है। वेट स्टेट में इसे आप वेट एंड ब्लॉक स्टेट दोनों बोल सकते हो। ठीक है ना? इस समय आपका कहाँ जाता है? वेट स्टेट में जाता है। और जैसे ही आपका प्रोसेस वेट स्टेट से कंप्लीट हुआ, उसका जितना भी आईओ ऑपरेशन था कंप्लीट हो गया। आईओ ऑपरेशन कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन हो गया उसका, तो फिर से आपका रेडी स्टेट में चला जाता है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है वेट स्टेट और ब्लॉक स्टेट। ब्लॉक स्टेट और वेट स्टेट में प्रोसेस इसलिए जाता है क्योंकि इस समय किसी भी प्रोसेस को आईओ ऑपरेशन करना होता है। ठीक ना? अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आईओ ऑपरेशन करने के बाद आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाना चाहिए ना, लेकिन फिर भी रेडी स्टेट में क्यों जा रहा है? प्रॉब्लम आया ना दिमाग में? यहाँ पे मेन बातें हैं, आप समझिएगा ध्यान से। आपको तो लगता है कि आपका आईओ ऑपरेशन करने के बाद प्रोसेस को टर्मिनेट होना चाहिए, प्रोसेस का तो काम खत्म हो गया। लेकिन प्रोसेस जो हो रहा है वो किसी और सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी तो कुछ काम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी रन हो रहे होते हैं किसी प्रोसेस को करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कोई भी प्रोसेस अपना काम आईओ ऑपरेशन करने के बाद उसके पास कोई और काम नहीं रहता है, वो डायरेक्ट टर्मिनेशन में जा सकता था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना खुद कुछ ऑपरेशन करना होता है, इसीलिए प्रोसेस दोबारा आपका रेडी स्टेट में जाता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ से वेट स्टेट के बाद हम रेडी स्टेट में क्यों भेजते हैं। ठीक ना? अब देखिए, वेट स्टेट के बारे में कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना भी तो जरूरी है। आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको नोट्स भी तो चाहिए। ठीक है, वेट स्टेट के बारे में लिख लेते हैं कि वेट स्टेट क्या होता है। देखिए, at the time of running a process, it requires IO। मतलब उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत होती है। ठीक ना? देन इट विल मूव्ड मूव टू वेट और ब्लॉक स्टेट। मतलब वेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। जब उसे इनपुट आउटपुट करना होता है तो वेट या ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। अब देखो, वेट एंड ब्लॉक स्टेट में क्या हो सकता है? वेट एंड ब्लॉक स्टेट में भी आपके मल्टीपल प्रोसेस रह सकते हैं। अब देखिए क्या लिख देख सकते हैं हम? इन वेट और ब्लॉक स्टेट देयर कैन बी मल्टीपल
प्रोसेसेस मतलब वेट और ब्लॉक स्टेट में मल्टीपल प्रोसेसेस रह सकते हैं, और वो सारे क्या करते हैं, अपना आई ऑपरेशन करते रहते हैं, एक के बाद अपना आई ऑपरेशन करते रहते हैं। ठीक ना। अब देखिए, अब बात आती है कि आपका रनिंग स्टेट से तो आपका वेट स्टेट में प्रोसेस आ जाता है, क्या रन स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाएगा? बताइए, क्या रन स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस आ सकता है? तो उसके लिए हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, वो नया कंसेप्ट क्या है आपका? आपका जो नया कंसेप्ट है, आपने पहले पढ़ा था कि मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में ना, तो यहाँ फिर से देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग आपका दो तरह का होता है, ठीक ना। एक होता है नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक, एक होता है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है, अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है और दोबारा उसको आप सीपीयू से वापस रेडी स्टेट में ला देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। मतलब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप उसको सीपीयू से रेडी स्टेट में लाते हैं, तो वो क्या होता है, प्रीएम्प्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। मतलब अगर एक बार प्रोसेस चला गया सीपीयू के अंदर, तो अपना ऑपरेशन पूरा खत्म करके ही बाहर निकलेगा, ठीक ना। जो आपका प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, इसी को आप मल्टीटास्किंग बोलते हैं। हमने आपसे बोला था ना कि जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका डिफरेंस आपको दिख जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीटास्किंग जो है आपका ना, वो पहले से मल्टी प्रोग्रामिंग तो है ही, लेकिन अगर ये प्रीएम्प्टिव हो जाता है, प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मल्टी टास्किंग बोलते हैं, या फिर इसको टाइम शेयरिंग बोलते हैं। अब टाइम शेयरिंग कैसे हो गया? टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू में गया है, तो कुछ टाइम बिताने के बाद तो दोबारा वापस अगर रेडी स्टेट में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम शेयरिंग हो गया। फिर उसकी जगह दूसरा गया, फिर दूसरा आया, ऐसे कर करके, मतलब मान लो कि अगर 2 सेकंड टाइम फिक्स कर दिया गया कि 2 सेकंड टाइम के बाद आपका प्रोसेस सीपीयू में जाएगा, फिर सीपीयू से बाहर आ जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया। अगर आपका डायग्राम ऐसे है, सिर्फ ऐसे समझो, सिर्फ अगर आपका डायग्राम ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ। लेकिन लेकिन अब समझिएगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रोसेस रन स्टेट से रेडी स्टेट में आने लगता है, प्रोसेस रन स्टेट से रेडी स्टेट में आने लगता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया, ये जो डायग्राम बन गया, ये डायग्राम इस समय मल्टीटास्किंग के लिए हो गया। और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है, टाइम शेयरिंग के लिए होता है। टाइम शेयरिंग के लिए ऐसा होता है, टाइम शेयरिंग से आपका प्रोसेस क्या होता है, रेडी स्टेट से और रन स्टेट में आता जाता रहता है, ठीक है। अब क्या हो गया, ये मल्टीटास्किंग हो गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर कोई, इसे एक बार और देख लीजिए, अगर कोई प्रोग्राम आपका क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है, वो बेसिकली मल्टीटास्किंग अपने आप में खुद में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक ना। अगर मल्टीटास्किंग है तो अपने आप में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक ना। अब देखिए, एवरी मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट मल्टीटास्किंग, लेकिन एवरी मल्टीटास्किंग इज मल्टी प्रोग्रामिंग। आप मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में समझ चुके होंगे। और प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव आप समझ चुके हैं ना, प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव क्या होता है, ठीक। प्रियम्पटिव और नॉन नॉन प्रियम्पटिव और समझ चुके होंगे। प्रियम्पटिव का मतलब क्या होता है कि अगर एक बार प्रोसेस सीपीयू के अंदर चल गया, दोबारा अगर रेडी स्टेट में आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे, प्री एम्प्टिव बोलेंगे। और एक बार अगर प्रोसेस सीपीयू में चला गया, दोबारा अगर बाहर नहीं आता है, वो कंप्लीट होने के बाद ही अगर बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। और जो प्रीएम्प्टिव होता है वो मल्टीटास्किंग होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता है मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, ठीक ना। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट भी यहाँ पे समझ चुके होंगे आप। अब हम अपने डायग्राम में आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अगला कंसेप्ट क्या आता है कि कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ रहता है, ठीक ना, कौन कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ रहता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ लिख लेते हैं जो आपको प्रॉफिट रहेगा लिखने में। व्हेन दी
process is in ready state, run state and wait state. अगर आपका प्रोसेस रेडी, रन और वेट स्टेट में है, देन प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी। आप अभी तक तो मेन मेमोरी के बारे में समझ ही चुके होंगे। मेन मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी आपका क्या होता है? रैम होता है। अब देखिए, अब आपका अगला कंसेप्ट क्या आता है? अगला कंसेप्ट ये आता है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर प्रोसेस आपका वेट स्टेट में है, प्रोसेस आपका वेट स्टेट में है, लेकिन वेट स्टेट में होने के बाद भी अगर मेमोरी में जगह नहीं है, रिसोर्स की कमी हो गई है, तो उस स्टेट में, अगर उस स्टेट में, वेट स्टेट में और सारे प्रोग्राम आने लगेंगे, तो जो लो प्रायोरिटी के प्रोसेस होते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे? अगर हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते हैं तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को हटाना पड़ेगा ना। उस समय एक और स्टेट बनता है जिसको बोलते हैं सस्पेंडेड वेट स्टेट। सस्पेंडेड वेट स्टेट। इस समय प्रोसेस कहाँ रहता है? अभी बता रहे हैं आपको, इसमें प्रोसेस आपका सेकेंडरी डिवाइस में रहता है। जो सस्पेंडेड स्टेट है ना, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस में रहता है। और प्रोसेस सस्पेंडेड वेट में इसलिए आता है क्योंकि वेट स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम आ गए या प्रोसेस आ गया, तो उस समय आपका मेमोरी फुल हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं प्रोसेस को भेजना पड़ेगा ना। इसलिए उसको एक सस्पेंडेड वेट बना देते हैं जहां प्रोसेस आपका रहता है। ठीक ना? अब देखिए, इसे हम लिख लेते हैं, ठीक ना? आप लिखते चलती चलिए तो अच्छा रहेगा, फिर दोनों काम चलता रहेगा आपका, सब कुछ समझते भी चलेंगे। देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, इफ रिसोर्सेस आर नॉट sufficient, if resources are not sufficient to manage the processes, if resources are not sufficient to manage the process in the wait state, in the wait state, then processes are sent into suspend wait state। अगर आपके प्रोसेस वेट स्टेट में है और सबको रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो उस समय प्रोसेस को कहाँ भेजा जाता है? प्रोसेस को आपका वेट स्टेट में भेजा जाता है। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप खूब सारे न्यू प्रोग्राम बना रहे हैं, न्यू प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे न्यू प्रोग्राम को बनाए जा रहे हैं, और उस कंडीशन में रेडी स्टेट भरता जा रहा है, रेडी स्टेट भरता जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर रेडी स्टेट के पास भी मेमोरी ना रहे, तो उस समय क्या होगा? बताओ। अगर मेमोरी रही नहीं उस समय, तब क्या होगा? तो उस समय एक और रेडी स्टेट बनता है, एक और रेडी स्टेट बनता है जिसको बोलते हैं हम सस्पेंड रेडी स्टेट। कौन सा इश्यू होता है? सस्पेंड रेडी स्टेट। सस्पेंड रेडी स्टेट में वही प्रोसेसेस जाते हैं, मतलब जो थोड़े लो प्रायोरिटी के होते हैं, और बहुत सारे अगर प्रोसेसेस आपके रेडी स्टेट में आ जाते हैं, तो सेम कंडीशन जो हमने यहाँ लिखा था कि रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट टू मैनेज द प्रोसेस इन द वेट स्टेट, देन प्रोसेस विल सेंड टू द सस्पेंड वेट। आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ रिसोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट टू मैनेज द प्रोसेस इन रेडी स्टेट, then process is sent to the suspended ready state। ठीक ना? अब देखिए, इन दिस, अब तो समझ गए कि क्या होता है, लेकिन जो सस्पेंड वेट है और सस्पेंड रेडी है, ये किस मेमोरी में रहता है? ये दोनों कहाँ रहते हैं? ये दोनों आपके सेकेंडरी मेमोरी में रहते हैं। सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी state processes reside in the secondary memory।
आप समझ गए ना कि सेकेंडरी मेमोरी में क्यों रहता है। सेकेंडरी मेमोरी में इसलिए रहता है कि आपका मेमोरी फुल हो गया, आपको रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं, उस समय प्रोसेसेस को कहीं अलग जगह रखना पड़ेगा ना, उसी जगह को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। आई थिंक आप सब कुछ प्रोसेस स्टेट डायग्राम के बारे में समझ चुके होंगे। अब देखिए आपके पास एक और बहुत अच्छा कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है, देखिए अगर आपका वेट स्टेट में कोई एक प्रोसेस है, मान लो P1 प्रोसेस वेट स्टेट में है, इसने अपना आईओ सब कुछ कंप्लीट कर लिया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, उसी समय एक हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, रन स्टेट से हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया। उस समय उस समय उस समय आपका P1 का पूरा काम हो गया, ये कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा, ये सस्पेंडेड वेट में जाएगा कि रेडी में जाएगा, ये प्रोसेस कहाँ जाएगा, ऊपर से हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया, तो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस आते समय आपका लो प्रायोरिटी प्रोसेस को उतना मौका नहीं दिया जाता है। तो उस समय सबसे खतरनाक जो कंसेप्ट होता है, ये जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है ना, ये डायरेक्टली आपका कहाँ जाता है, सस्पेंड वेट में, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट सस्पेंड वेट में प्रोसेस चला जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस इज कंप्लीटेड, प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट्स आईओ ऑपरेशन, मतलब इसने अपना आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, बट सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स। अगर रिसोर्स के लैक में आपका सस्पेंड होता है तो सस्पेंड वेट में नहीं, डायरेक्ट आपका कहाँ जाता है, सस्पेंड रेडी में चला जाता है। ठीक ना, आई थिंक आप सब कुछ, अब ये जो हमारा डायग्राम है ये पूरा आपका डायग्राम बन चुका है। अब हमें इस डायग्राम में देखना है, कि न्यू स्टेट से आपका रेडी स्टेट में कैसे जाता है, फिर आप बोल सकते हैं कि रेडी से रन में कैसे जाता है, कैसे ये सब चीजें होती हैं उसको हम देखेंगे। वो सब वीडियो आपका आगे आएगा, आप समझ जाएंगे, क्योंकि इस समय इसको इन सबको समझाना काफी सही नहीं रहेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। एक ही बार में इतना को समझाना सही नहीं रहेगा, आप धीरे धीरे आप समझिएगा सारी चीजों को। ठीक ना, अब देखिए अब थोड़ा और थियरी पढ़ लेते हैं। हमने आपका प्रोसेस डायग्राम देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आगे हम देखेंगे कि कैसे सारा काम होता है, धीरे धीरे आप सब कुछ समझेंगे। ठीक ना, अब देखिए, अब देख लेते हैं कि प्रोसेस कितने तरह के होते हैं, प्रोसेस के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस आपके प्रोसेस दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस, और दूसरा क्या होता है, आईओ बाउंड प्रोसेसेस, सीपीयू बाउंड प्रोसेस और आईओ बाउंड प्रोसेसेस। अब देखिए सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस जिसको सीपीयू में ज्यादा काम है, मतलब इसका सीपीयू टाइम ज्यादा लेता है। और आईओ प्रोसेस क्या होता है, इसको आईओ से ज्यादा काम होता है। इसके लिख लेते हैं, द प्रोसेसेस द प्रोसेसेस which requires which requires more सीपीयू टाइम, मतलब ये सीपीयू में ज्यादा समय रहता है, इसको सीपीयू से ज्यादा काम रहता है, मतलब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम लेता है। ठीक ना, इसको क्या बोल सकते हैं आईओ वाले में, इट इज प्रोसेस या फिर प्रोसेसेस विच रिक्वायर्स मोर आईओ टाइम, मतलब इसमें आईओ टाइम ज्यादा लगता है। इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, सीपीयू बाउंड के बारे में, इट विल स्पेंड मोर टाइम इन दी रनिंग स्टेट। आप समझ रहे हैं क्या है, अगर अगर सीपीयू बाउंड प्रोसेस है तो वो सीपीयू टाइम ज्यादा लेगा, अगर सीपीयू टाइम ज्यादा लेगा तो उसका मतलब क्या है, सीपीयू में ज्यादा समय रहेगा, सीपीयू में ज्यादा टाइम रहेगा। अगर वो आईओ प्रोसेस है तो आईओ प्रोसेस में आपका प्रोसेस डायग्राम में प्रोसेस कहाँ रहते हैं, आईओ प्रोसेस आपका वेट एंड ब्लॉक स्टेट में रहती है। क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, क्या बोल सकते हैं हम, इसके बारे में बोल सकते हैं हम, these are the these are the processes
which spend which spends more time in the wait state। वेट स्टेट मतलब ये प्रोसेसेस आपके वेट स्टेट में अधिक समय तक रहते हैं। ठीक ना, आई थिंक आप प्रोसेस डायग्राम के बारे में सब कुछ समझ चुके होंगे, प्रोसेस डायग्राम क्या होता है उसके आप डिफिनेशन भी लिख लिए होंगे, सब कुछ आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना, अब देखिए हमने एक कंसेप्ट तो लिखा था ना कि मतलब जो सस्पेंड वेट होता है और सस्पेंड रेडी होता है ये आपके कहाँ रहते हैं, ये बेसिकली आपके बैकिंग स्टोर या फिर सेकेंडरी डिवाइस में होते हैं। सेकेंडरी डिवाइस समझ रहे हैं आप क्या होता है ना, जहाँ आपका मेमोरी में आपका मूवी वूवी रखा जाता है, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, एसएसडी बोल सकते हैं। और रैम और हार्ड डिस्क में काफी अंतर होता है। रैम का क्या होता है, रैम छोटा होता है, उसमें प्रोसेसेस रखे जाते हैं रन होने के लिए, सिर्फ रन होने के लिए प्रोसेस आते हैं, रन होते हैं, फिर सेकेंड डिवाइस में चले जाते हैं। वही आपका सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट क्या होता है, आपका सेकेंडरी डिवाइस में रखा गया रहता है। ठीक ना, अब हमारे पास कुछ और कंसेप्ट हैं इससे रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपका ये लेक्चर आपका एंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या आपका देख लीजिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आप पहले पढ़े थे मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में, अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है इसको भी देख लीजिए। इसका डिफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी at any point of time the number of processes present in the main memory at any point of time is called degree of multi प्रोग्रामिंग। आई थिंक अब डिग्री ऑफ मल्टी, इसका बस एक डिफिनेशन है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वही होता है कि किसी भी समय अगर मेन मेमोरी में जितने प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं ना, उसी को आप क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अब देखिए एक और काफी अच्छा सा कंसेप्ट है, जो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। देखिए हमने पहले बताया था ना कि जो आपका पीसीबी होता है, पीसीबी होता है, तो इस पीसीबी में आपके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ढेर सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, लिख लेते हैं क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ढेर सारे आपके क्या है, एट्रीब्यूट है, और हर एट्रीब्यूट की कुछ वैल्यू होती है। तो अगर कोई प्रोसेस रेडी से रन में जाता है या फिर रन से रेडी में आता है, तो उसके एट्रीब्यूट में चेंजिंग होगी ना कुछ चेंजिंग होगा ना, हर बार चेंजिंग होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किसी भी प्रोसेस के कंटेस्ट में चेंजिंग होना। कंटेस्ट मतलब यही होता है कि उसके एट्रीब्यूट जो पूरे दिए गए हैं, इसी को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको, कंटेस्ट बोलते हैं। और एवरी टाइम जब जब आपका प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उस समय क्या होता है, कंटेस्ट में चेंजिंग होती है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेस्ट स्विचिंग नाम से आपका पूरा आपका वीडियो रहेगा। पूरा उस वीडियो में कंटेस्ट स्विचिंग इतना आसान नहीं है, कंटेस्ट स्विचिंग थोड़ा सा बड़ा भी है। आप पूरा का पूरा कंटेस्ट स्विचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी बस समझ जाइए कि कंटेस्ट स्विचिंग होता क्या है। कंटेस्ट स्विचिंग बेसिकली इतना है कि अगर कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उस समय आपके कुछ एट्रीब्यूट्स में चेंजिंग होती है, उसी को बोलते हैं कंटेस्ट स्विचिंग। ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं हम, आइए इसे भी लिख लेते हैं। ईच एंड एवरी टाइम when the process will move from one state to another state, the context of the process will change। एवरी टाइम अगर कोई प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो उस समय प्रोसेस का कंटेस्ट क्या होता है,
चेंज होता है। ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा, सबके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है और किस कंडीशन में क्या अकर होना चाहिए। हमने सब कुछ देखा और सब कुछ आपको समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटेस्ट स्विचिंग कैसे होती है और कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता कैसे है। अभी तो हमने आपने देखा, अभी आपने समझा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट गया, लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता कैसे है, कौन उसको वहां भेजता है, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से देखते हैं देखेंगे। आज के लिए बस क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।